साथियों, चरखी दादरी परसों रात की सबसे बड़ी खबर जय हिंद हेल्थ केयर सेंटर पर पड़ी सरकारी हॉस्पिटल की रेड, जिसके कारण उसको सील कर दिया गया है। मामला 2020 का है। उसके साथ साथ कई और शिकायतें भी जय हिंद हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ आ रही थी, लेकिन जो मेन मामला है जिसके कारण से ये रेड पड़ी है, उसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। जो शिकायत करता है, जिसने ये सारी कार्रवाई को करवाया है, जिसके कारण ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं सरकारी हॉस्पिटल के कर्मचारियों को रेड करनी पड़ी। उनका सारा जो रिकॉर्ड है वो जब्त कर लिया गया है जय हिंद हॉस्पिटल का, और हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। इसके लिए शिकायतकर्ता को 4 साल लगे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जय हिंद हॉस्पिटल के स्टाफ से ज़्यादा कहीं ना कहीं सरकारी सिविल हॉस्पिटल के जो उस समय के जांच अधिकारी थे, उनकी बात सामने आ रही है। कहीं ना कहीं जय हिंद हॉस्पिटल को बचाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था। ये सारा खुलासा आज शिकायतकर्ता ने हमारे चैनल के माध्यम से किया है कि किस प्रकार उन्होंने 4 साल से मेहनत करके पूरी लगन से अपने पत्नी को भी संभालते रहे, जो आज भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाई है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कड़ा संघर्ष किया है। कहीं कहीं अधिकारियों के चक्कर काटे हैं, सीएम तक से वो मिले हैं, जहां से उनको एक आस जगी, जिसके कारण आज ये पूरा जो कार्रवाई है वो हो पाई है। आइए आपको सुनाते हैं पूरी इस घटनाक्रम की कहानी, कैसे क्या कुछ शिकायतकर्ता ने जांच कराई, किस प्रकार से वो अपनी पत्नी को इस हॉस्पिटल में लाए, जिसके बाद ये कुछ कार्रवाई जो बनी है, जो कार्रवाई हुई है, वो कहाँ तक जाकर सफलता जो उनको मिली है, कैसे मिली है। भाई साहब को नमस्कार, मैं नरेश हूँ। जो ये कल ही परसों में जो जय हिंद हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उससे संबंधित मेरा भी एक केस था, जिसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। ये मेरे उससे संबंधित सभी दस्तावेज हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं। ये तो एक जस्ट सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ मैं, सबके सब प्रूफ है। मेरी पत्नी का वो पहला सीजरियन डिलीवरी हुआ था 5 मई 2015 को आर एस सांगवान हॉस्पिटल में सीजरियन डिलीवरी हुई था, जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी रही और 3 से 4 दिन के अंदर डिस्चार्ज हो गया। हमें पूरे 4-5 साल कोई मेडिकल इश्यू नहीं हुआ। उसके बाद फिर से जब मेरी वाइफ कैरिंग हुई तो हमने डॉक्टर जय हिंद हॉस्पिटल से कंसर्न किया, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब हुए, सब नॉर्मल थे, किसी में कोई इश्यू नहीं था। आखिरकार 31 मई 2020 को एक और सीजरियन डिलीवरी होती है जय हिंद हॉस्पिटल में, डॉक्टर श्वेता एंड उसकी टीम द्वारा की गई, जिसके दौरान कुछ एडमिट के दौरान एक दूसरे ही दिन मेरी पत्नी को नीचे वाले हिस्से में दर्द की शिकायत रहने लगी, गैस बनने लगी, ऑक्सीजन लेवल जो कि कंटिन्यू 7 से 8 दिन तक लगातार चलती रही और हम एडमिट रहे इस दौरान पूरे 7 से 8 दिन। उसके बाद हमें छुट्टी दे दी गई, इंजेक्शन वगैरह जो भी दिए गए डॉक्टर ने जैसा बताया, हमने उसके अनुसार सब प्रोसेस फॉलो किया, हमने स्टिच निकलवाए। फिर मैं अपनी पत्नी को, और जहां मैं जोधपुर रहता हूँ, अपने साथ लेके चला गया। तो वो दिक्कत धीरे धीरे फिर से स्टार्ट हो गई, कंटिन्यू चलती रही पेन। तो जो मैं लोकल छोटे हॉस्पिटल में इधर उधर दिखाता रहा। आखिरकार जब समस्या इतनी हो गई हद से ज्यादा, तो मैंने एक गोयल हॉस्पिटल में भी अप्रोच किया। वहां अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो उसमें गांठ बताई गई, जिसको ऑपरेशन के लिए डिक्लेयर कर दिया। तो मैं फिर ऐसे दूसरे हॉस्पिटल में भी गया, वहां भी सेम। फिर मैं एम्स हॉस्पिटल जोधपुर में अपने वाइफ को उपचार के लिए लेके गया। वहाँ सारे टेस्ट वगैरह हुए, अल्ट्रासाउंड हुए, तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया कि हमें एक ऑपरेशन करना है छोटा सा, जिसकी वजह से इसको इलाज किया जाएगा। तो उसके लिए मैंने अपनी पत्नी को वहाँ एडमिट करा दिया। जब उन्होंने ऑपरेशन के दौरान किया तो देखा कि शरीर में कोई फॉरेन बॉडी है, ये नॉर्मल कोई गांठ नहीं है। फॉरेन बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट, जैसे कि गोस्पीस जो छुटता जिसका जिक्र हो रखा है, वो गोस्पीस एक पट्टी वो थी, जिसके लिए उन्होंने फिर एक मेजर सर्जरी करनी पड़ी, जो कि पूरे अंश को वाइफ पे को कवर कर रखा था, वो सब डैमेज कर दिए गए, जिनको उनको अंश को भी रिमूव करना पड़ा सर्जनों के द्वारा उनकी मजबूरी में। तो जिसके बारे में मुझे डॉक्टरों ने पूरा बताया कि ये हुआ, जिसके लिए हम 8 से 9 दिन फिर एडमिट रहे एम्स में, क्योंकि रिकवर होने में। उसके बाद मैंने एक 21 फरवरी 2022 को ये ऑपरेशन हुआ दोबारा, 1 फरवरी 2022 को एम्स जोधपुर में। फिर मैंने 21 फरवरी 2022 को एक लिखित शिकायत सिविल सर्जन चरखी दादरी को दी कि इस हॉस्पिटल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिलवाया जाए और अर्जाना दिलवाया जाए।
जिसके ऊपर एक 8 मार्च को ही 2022 को एक 3 डॉक्टर का बोर्ड बना, जिसमें मुझे सबूतों के साथ और जय हिंद हॉस्पिटल को भी अपने सभी दस्तावेज गवाह सबूतों के साथ बुलाया गया। मैं उपस्थित हुआ और मैंने अपने जितने भी सबूत थे सब दे दिए गए। मुझे नहीं पता जय हिंद हॉस्पिटल ने क्या सबूत दिए क्या नहीं दिए, क्योंकि अलग अलग बुलाया जाता था टाइम अंदर अलग। उसके बाद पूरे एक साल बीत गया, किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई सिविल सर्जन कार्यालय से नहीं हुई, जिसके लिए मैं बहुत परेशान हो गया। न होने पर फिर मैंने एक हार कर मजबूरी में एक सीएम विंडो पे ट्विटर पे मैंने एक शिकायत लगा दी, जिसके तुरंत सीएम साहब के आदेश पे तुरंत कार्रवाई स्टार्ट हुई। उस कार्रवाई में फिर से मुझे बुलाया गया। उस में डॉक्टर जय हिंद हॉस्पिटल को हिदायत दी गई कि आप सारे दस्तावेज सबूत गवाह सब लेके आओ। आपने बताया कि भी आपने जो पहली शिकायत की उस आधार पे उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई थी? उस आधार पे उन्होंने उस स्टेप पहले तो जब पूरी रिपोर्ट कंप्लीट होने में ही टाइम 1.5 साल लगा दिया। जब मैंने सीएम को शिकायत लगाई कि मेरी कार्रवाई ही नहीं हो रही है, तब बोर्ड आगे बढ़ा, नहीं तो बोर्ड ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था मेरा केस, मुझे कोई अपडेट नहीं मिल रही थी। तब 5 डॉक्टर का बोर्ड का पैनल बना, उसमें 10 मई को मुझे बुलाया गया, जिसमें बोर्ड के सदस्यों द्वारा मेरे साथ मिसबिहेव किया गया, धमकाया गया केस वापस लेने के लिए, जिसकी मैंने लिखित शिकायत सिविल सर्जन को सेम डे दी गई, जिसपे अफसोस है कि तत्कालीन सिविल सर्जन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद ये केस की पूरी कार्रवाई हुई, जिसके बाद एक रिपोर्ट सौंपी गई, जो कि एक गोलमाल रिपोर्ट दी गई, जिसमें डॉक्टर बोर्ड पैनल ने माना कि हम नहीं बता सकते कि शरीर में कपड़ा कब और कैसे गया, जो कि एक पूरी गोलमाल रिपोर्ट थी। तो इंक्वायरी किस चीज के लिए हो रही थी? अगर आप नहीं बता सकते थे, आपको पहले ही इंक्वायरी से हट जाना था, जब आपको लग गया था कि आप नहीं सक्षम हो। ये सक्षम थे, मुझे पूरा विश्वास है कि हॉस्पिटल के दबाव में इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई। उन्होंने, आप बता रहे हो कि भी 2 डिलीवरी हुई थी 2015 और 2020 में। ये जी, तो 2015 का भी जिक्र था उसमें कमेटी में, जो कि आप, हाँ जी, जिक्र था उसमें। रिपोर्ट में मैंने पढ़ा, उसमें जिक्र था कि ये था, बट बोर्ड ने उस हॉस्पिटल 2015 वाले आर एस सांगवान हॉस्पिटल को केस में शामिल नहीं किया, उससे कोई बयान दर्ज नहीं किया गया, मुझे उससे संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिए गए। उसके बाद ये रिपोर्ट आने के बाद मैं बहुत ही उसमें डिमोरलाइज हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने एक सीएम विंडो लगा दी, मैंने जय हिंद हॉस्पिटल सिविल सर्जन से अपने दस्तावेज मांगे सारे, जिसको सिविल सर्जन ने मना कर दिया कि कोर्ट या किसी सक्षम अधिकारी के आदेश पे ही हम देंगे। तो जिसके लिए मैं माननीय उपायुक्त महोदय मनदीप कौर मैडम से पर्सनली एक एप्लीकेशन के साथ मिला। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन को आदेश दिए कि दस्तावेज दिए जाए, और मुझे ऑन द स्पॉट दस्तावेज प्रोवाइड करवा दिए गए। उसके बाद मैंने एक सीएम विंडो लगाई, इसको कि मेरी री इंक्वायरी करवाई जाए, पीजीआई रोहतक, पीजीआई चंडीगढ़, एम्स, किसी भी हॉस्पिटल से करवा के ये बताया जाए कि ये गलती किस मेडिकल डॉक्टर टीम से हुई थी, पहले वाले से या दूसरे वाले से, क्लियर बताया जाए। जिससे फिर संबंधित मैं डीजी के पास भी अप्रोच की, वहां भी मैं पर्सनली मिला। डीजी ने इस बात को स्वीकार करते हुए आदेश जारी किए कि आपकी री इंक्वायरी होगी, और मैं उसी दौरान मैं सीएम मनोहर लाल खट्टर सर के ऑफिस कोठी पे पहुंच गया मिलने के लिए, जनता दरबार में, जहां पे अधिकारी मुझसे मिले, जिनको मैंने पूरी कहानी बताई। उन्होंने आदेश जारी किए, सिविल सर्जन को आदेश जारी किए कि आप ये इंक्वायरी दोबारा फेयर इंक्वायरी करके दो, जिसपे आनन फानन में एक दादरी में एक बोर्ड बनता है, जिसमें एक सदस्य पहले वाला बोर्ड वाला ही शामिल, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल के, जिसमें मैंने असमर्थता जताते हुए एक चिट्ठी सिविल सर्जन को और माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजी को सबको दी कि मैं इस बोर्ड से मैं विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि प्राइवेट बोर्ड था। एक पहले भी बोर्ड बना गया था, क्या उन्हीं सदस्य को लिया गया था? उनमें से सिर्फ एक सदस्य को लिया गया, बाकी सारे सदस्य अलग थे। कितने मेंबर का बोर्ड? 5 मेंबर का बोर्ड बना, पहले भी था। सरकारी कितने थे? सरकारी 2 थे सिर्फ, और 3 प्राइवेट थे। बहुमत संतुष्ट थे? नहीं था, दोबारा वाले से मैं संतुष्ट नहीं था बोर्ड से, क्योंकि प्राइवेट का बहुमत था, 3 डॉक्टर थे प्राइवेट के, सरकारी 2 थे, जिसमें एक, आपने कहा कि उसकी शिकायत मैंने सिविल सर्जन चरखी दादरी, डीजी हेल्थ, माननीय मुख्यमंत्री, एसीएस, तीनों जगह मैंने बाई मेल अपना असमर्थता जताते हुए मैंने चिट्ठी भेजी, जिसपे सिविल सर्जन ने एक बोर्ड वो बनाया गया, और वो एक मीटिंग हुई जिसमें मैं शामिल नहीं हुआ, और एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें उन्होंने कुछ हद तक माना कि हाँ ये गलती डॉक्टरों की ही है, बाहर से पाए जाने वाली चीज नहीं थी। जिसमें उन्होंने ये माना कि हम
पूरी तरह से नहीं बता सकते कि किसकी गलती है। चांसेस है हिस्ट्री के अनुसार दूसरे के ज्यादा, पर हम पहले को फ्री नहीं छोड़ सकते। अगर वो फ्री नहीं छोड़ सकते थे तो पहला हॉस्पिटल भी सिविल सर्जन चरखी दादरी के अधीन ही था। आपने फिर दोबारा क्यों नहीं शामिल किया? उसको शामिल कर लेते तो ये जांच उसी दिन मेरी कंप्लीट हो जाती। ये जांच डीजी हेल्थ के पास पहुंची, जिसमें एक डीजी हेल्थ ने डाउन कर दिया ये लिख के कि आपका ओपिनियन क्लियर नहीं है, और पीजीआई रोहतक को एक आदेश दे दिए गए कि आप एक इंक्वायरी कंप्लीट एक्सपर्ट से इंक्वायरी करा के क्लियर ओपिनियन सम्मत करें। आपने बताया कि जो 3 प्राइवेट डॉक्टर उसमें कमेटी में शामिल किए गए थे जी, उसके बाद आपने शिकायत की जी, क्या उन डॉक्टरों को बदला गया फिर? नहीं बदला गया, सेम उन्हीं Same डॉक्टर, वही है। हाँ उन्होंने ही वो रिपोर्ट बनाई, सेम डॉक्टर ने, सेम आगे 5 से डॉक्टर। आदेश भी उन्हीं के लिए आगे? नहीं, आगे से आदेश थे कि बोर्ड बना के जी, किया जाए, डॉक्टरों के नाम ऊपर से नहीं आते, जो कि सिविल सर्जन ही डिसाइड करता है कि कौन इस डॉक्टर पैनल में कौन रहेंगे, सिविल सर्जन डिसाइड तो करता ये है। क्लियर कब हो पाया कि जो पेट के अंदर जो गोश्त का टुकड़ा था वो कहाँ से क्लियर हो पाया? ये एम्स जोधपुर में जो सर्जरी हुई 1 फरवरी 2022 को, उन डॉक्टरों ने उस चीज को निकाला, उन्होंने साइंटिफिकली मुझे दिखाया, प्रैक्टिकली ये कपड़ा था जिसको टेस्ट लैब में भेजा गया, उस लैब रिपोर्ट में भी उसको कंफर्म किया गया है कि ये गोश्त पीस जो पट्टी कंफर्म हुई है, और जो ऑर्गन्स निकाले गए वो भी कंफर्म किए गए हैं लैब रिपोर्ट की, एम्स के द्वारा जो करवाई गई थी। उसी के आधार पे मैंने ये केस सिविल सर्जन को शिकायत दी थी। ये कैसे कंफर्म हुआ कि जो सांगवान हॉस्पिटल के अंदर कुछ नहीं हुआ था, जो दोबारा आपने जय हिंद में जो डिलीवरी कराई? क्योंकि मेरा ये मानना था कि वो 5 साल का गैप था, उस 5 साल के दौरान हमें मेडिकल इश्यू नहीं हुआ था। इस सर्जरी, दूसरी सर्जरी डिलीवरी के दौरान, एडमिट के दौरान ही हमें इश्यू स्टार्ट हो गया था। हम 8 दिन एडमिट रहे, पेट दर्द हमारा, मेरी वाइफ का नीचे वाले हिस्से का दर्द समाप्त नहीं हो रहा था, ये इंजेक्शन दे रहे थे, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था। उस दिन हमने अप्रोच भी बार बार डॉक्टर सविता से हम अप्रोच करते रहे कि कोई टेस्ट कराना है, वो बोले कुछ नहीं, ये नॉर्मल है, होता रहता है, ठीक हो जाएगा, जो कि नहीं। काश उस दिन डॉक्टर सविता या जो जय हिंद हॉस्पिटल के डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड करा देते, जिसका खर्चा हमें ही देना था, हॉस्पिटल को कुछ नहीं देना था, तो ये कपड़े का उसी दिन पता चल जाता, और उसी टाइम एडमिट के दौरान ही इसको वापस निकाल दिया जाता मेरी पत्नी को 2 साल तक, और इन सब ऑपरेशनों से, एक और ऑपरेशन से हम बच सकते थे, जो कि उन्होंने, एक डॉक्टरों की टीम ने इसको नेग्लेक्ट किया, सीरियस नहीं लिया इस मैटर को, कि ये दर्द नॉर्मल दर्द समझ के ही बिल्कुल एक तरह से नजरअंदाज किया, मेरा ये मानना है। इसलिए मुझे इन पे पूरा शक था कि इनके द्वारा ही ये गलती हुई है। अच्छा, आपने बताया कि आप 2 बार सीएम साहब से मिले हो, जी तो ऐसी नौबत क्यों आई कि आप सीएम? जी, ये जो पहली रिपोर्ट आई जो कि प्योर गोलमाल थी, जी, इसके लिए मैं बहुत ही दुखी हो गया था। मुझे पता चला कि सीएम साहब जनता दरबार लगाते हैं और जल्द सुनवाई होती है, उस उम्मीद के साथ मैं वहां पहुंचा और मेरी सुनवाई हुई, जिसके लिए मैं तत्कालीन सीएम साहब का और उनके स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बोर्ड बना, हाँ वो बोर्ड ने खामियां रखी, वो एक अलग बात है। ये जो दूसरी रिपोर्ट डीजी द्वारा डाउन की गई, फिर एक बोर्ड सीएम विंडो भी साथ साथ मेरी चलती रही, उस सीएम विंडो का भी पीजीआई रोहतक को केस ट्रांसफर हो गया कि आप इंक्वायरी करो, और ऊपर से भी आदेश आ गए दोबारा डीजीसी के, जिसमें मैं पीजीआई रोहतक के द्वारा गठित बोर्ड, जो कि 9 डॉक्टरों का पैनल था, उसके सामने मैं और मेरी पत्नी को बुलाया गया, हम उपस्थित हुए, हमारे बयान हुए, जिसमें मैंने बहुत सारे अपीलें रखी कि मुझे जो जवाब पहले बोर्ड में नहीं दिए गए थे वो सब मैंने रखे। बोर्ड ने सांगवान जो की रिपोर्ट मिली उसके अनुसार सांगवान हॉस्पिटल के भी बयान हुए, बताए गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जय हिंद के भी हुए हैं। अल्ट्रासाउंड जिन्होंने किए उसमें बोर्ड ने माना है कि अल्ट्रासाउंड में कोई भी इश्यू नहीं था, और जो काउंटिंग थी मोफ की, जो काउंटिंग होती है, डॉक्टर सविता, जो डॉक्टर तरुण जिसने साइन किया, हमें नहीं पता वो डॉक्टर तरुण कब और कहां से आया जय हिंद हॉस्पिटल में, हमने कभी नहीं देखा था। उसने और उन दोनों के बयान मिसमैच हो रखे थे, जिसके जो कि बोर्ड ने है, और बोर्ड ने फिर पीजीआई बोर्ड ने ये माना कि ये पूरी गलती सेकंड हॉस्पिटल द्वारा ही की गई है। जब आपको ये पता चला एम्स में गए, आप जोधपुर बता रहे हो, तो वहां जब ये डॉक्टरों के द्वारा पता चला कि गोश्त का टुकड़ा रह गया, तो आपके तुरंत माइंड में सीधा ये ख्याल आया कि क्यों ना इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, या किसी ने आपको सुझाव या किसी से लिया? नहीं, मैंने किसी से सुझाव नहीं लिया। मुझे उस टाइम में मैं अंदर से आया कि क्यों ना मैं एक कार्रवाई करवाऊं इस हॉस्पिटल के खिलाफ, ताकि ये गलती औरों के साथ ना हो, थोड़ा सचेत हो जाए डॉक्टर। मैं डॉक्टरों को सचेत कराने के लिए एक इंक्वायरी करवाना चाह रहा था, और मुझे भाई जो हमें नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए मैंने एक
शिकायत दी थी सिविल सर्जन को। इतना पहली समय कमेटी से आप आपको लगा? संतुष्ट नहीं नहीं थे, बिल्कुल नहीं दूसरी थे, कमेटी जो गठित की उससे भी आप संतुष्ट नहीं थे। फिर आप डीसी मैडम से मिले, जी, डीसी डीसी मैडम ने क्या आश्वासन दिया? और डीसी मैडम ने तुरंत कार्रवाई की और मुझे डॉक्यूमेंट सेम डे डॉक्यूमेंट दिलवा दिए गए जो कि नहीं मिल रहे थे। किस इतना समय प्रकार के आपको लगा? डॉक्यूमेंट? जो पहले इंक्वायरी में बचाव पक्ष द्वारा बयान दिए गए, जो भी दस्तावेज प्रूफ के तौर पे बचने के लिए लगाए गए थे, वो मुझे चाहिए थे ताकि मैं समझ पाऊं कि ऐसा ये रिपोर्ट क्यों बनी थी, डॉक्टर ने क्या बयान दिए थे, वो चाहिए थे मुझे, नियमानुसार मुझे मिलने थे। जिसमें सिविल सर्जन ने बोला कि आपको कोर्ट से या कहीं से या जय हिंद हॉस्पिटल से लिखित आश्वासन लाना होगा, जो कि मुझे पता था जय हिंद हॉस्पिटल मुझे देगा नहीं। इसलिए मैं डीसी मैडम से अप्रोच किया और डीसी मैम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुझे डॉक्यूमेंट दिलवाए गए। इंक्वायरी में इतना समय लगा है आपको, जी। तो कहीं ना कहीं जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी भी आप गलती मानते हैं? जी बिल्कुल मानता हूँ। 1.5 साल तक डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुए जय हिंद हॉस्पिटल के, जो कि 15 मई 2023 को जमा हो रहे हैं। क्यों जमा हो रहे हैं? पहले दिन से उनसे दस्तावेज जमा है। मैं जब जोधपुर से लाके दे सकता हूं, ये तो 200 मीटर पास में था, ये तो देना ही देना था, क्यों नहीं दिए? कुछ तो गोलमाल था, इसलिए कोई मिली भगत भी हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए दस्तावेज, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि दस्तावेज क्यों जमा नहीं हो रहे थे। और बोर्ड ने मेरे साथ मुझे धमकाने की, बोर्ड को क्या नौबत थी? मैंने तो सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ कोई केस नहीं था मेरा। किसने धमकाया आपको? डॉक्टर बोर्ड मेंबर ने क्या बोला गया? मुझे बोला गया कि आप ज्यादा हीरो मत बनो, आप अपना ये केस वापस ले लो बोर्ड, नहीं तो हम ये इंक्वायरी छोड़ देंगे। आप लिखित में सिविल सर्जन को दो कि मुझे इंक्वायरी नहीं कराना, जिसको मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे एक ब्लैंक पेपर पे मुझसे साइन करा रहे थे, जो कि मैंने मना कर दिया था, जिसके ऊपर ये सब मुझे धमकी दी गई कि आप बोर्ड छोड़ो। मैंने बोला कि सर आप बोर्ड छोड़ सकते हो, मैं बोर्ड से इंक्वायरी चाहता हूँ और मैं अपीयर रहूंगा जब तक आप ऐसे मुझे। कितने फेस हुए आपको सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर जिनको आप दोषी मानते हैं? सिविल जो बोर्ड मेंबर थे, बोर्ड मेंबर थे, और सिविल सर्जन ने उचित कार्रवाई नहीं की। मैंने लिखित में देने के बाद भी, इसलिए मैं उनसे नाराज हूं इस चीज से कि उन्हें उचित कार्रवाई करनी थी और ये गोलमाल रिपोर्ट उन्होंने नहीं बनने देना था जब उन्हीं के द्वारा बोर्ड बना था। तो अभी आप क्या चाहते हो? अब मैं, जब ये दूसरी रिपोर्ट आई पीजीआई रोहतक से, जैसे ही मुझे मिली, मैं सेम डे रात में चंडीगढ़ निकल गया सीएम दरबार में जाने के लिए। अगले दिन मैं सीएम दरबार में पहुंचता हूं, सीएम साहब ने मेरी सुनवाई की और वहां पे हेल्थ मिनिस्टर भी, मेरी किस्मत थी कि हेल्थ मिनिस्टर भी अवेलेबल थे, उनके सामने भी मेरा पक्ष रखवाया गया, जिसमें सीएम साहब ने अधिकारियों को आदेश दिए कि पूरा केस समझा जाए और कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाएगी। मुझे आश्वासन दिया गया। आपको कब पता चला कि हॉस्पिटल को सील कर दिया गया? ये मुझे, जब मैं रात में घर वापस आ रहा था तो मेरे पास वीडियो आना स्टार्ट हुआ, मेरे दोस्त इधर उधर से वीडियो आए, तब मुझे पता चला। और क्योंकि मुझे आश्वासन देके भेजा गया था सीएम साहब द्वारा कि उचित कार्रवाई की जाएगी, आपके साथ न्याय दिलवाया जाएगा, जिसके लिए मैं बहुत बहुत सरकार का आभारी हूं। और ये इतनी बड़ी कार्रवाई इस हॉस्पिटल के खिलाफ होना, मैं सरकार मानता हूं कि सरकार ने बहुत ही उचित कदम उठाया, जिसपे मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया सरकार के प्रति। और मैं आभार मानता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं सरकार का कि इतनी उचित कार्रवाई और इतने जल्द न्याय दिलाने के लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इस चीज के लिए। संतुष्ट हैं या फिर आप अपने लेवल पर भी कोई कार्रवाई आगे जारी? मैं अपने लेवल पे जो भी होगा, मैं इस पे अपने लीगल एक्सपर्ट से सलाह लूंगा। जो भी उचित कार्रवाई मेरे द्वारा और करी जानी चाहिए वो मैं जारी रखूंगा। अच्छा, आपने बताया कि जो आपकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था 2020 में, जी। जिसके कारण इतना बड़ा बवाल मच गया पूरे हरियाणा में, जी, क्या आपकी वाइफ स्वस्थ है? पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, उपचाराधीन रहती हैं। उनको ज्यादा देर वो खड़ी नहीं रह पाती हैं, न ज्यादा देर बैठ पाती हैं। वो एक जहां भी टीचिंग करती थी, जॉब करती थी, वो हमने अब ड्रॉप कर रखा है, क्योंकि वो असमर्थ हैं ज्यादा देर खड़े रहने में और बैठने में, घर का काम करने में वो असमर्थ हैं, फिजिकली असमर्थ हैं, जिसका मैं उपचार कंटिन्यू चलवा रहा हूँ। गोज के टुकड़े से जब उन्होंने बताया एम्स डॉक्टरों ने, तो कोई बड़ी भयंकर बीमारी का तो अंदेशा नहीं बताया? नहीं, कैंसर टेस्ट के लिए उन्होंने मुझे बताया कि हम एक टेस्ट कराएंगे, कहीं कुछ ना मिले, जो कि भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि वो बीमारी हमें नहीं मिली, जिसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो बीमारी से हम बच गए। कोई बड़ी बीमारी का कोई रिपोर्ट में नहीं आया। जितने भी प्राइवेट संस्थानें हैं उनको कुछ संदेश देना चाहोगे इतने बड़े बवाल के बाद? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि एक तो जो डॉक्टर अगर ऑपरेशन करने के लिए अथोराइज नहीं है, उसकी डिग्री, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो कृपा करके विनती करता हूं उनसे ये ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन किसी के का भी न करवाया जाए। अगर आप असमर्थ हो, आप असमर्थ हो
कि आपके पास वो उपचार नहीं कर पा रहे हो, एक्सपर्ट नहीं हो, तो पेशेंट को टाइम रहते रहते आपको रेफर कर देना चाहिए। न कि आप ये रखो कि आपकी इज्जत डाउन नहीं होती है। आप पेशेंट आपसे उम्मीद भगवान के तौर पे आता है कि आपको भगवान मान के अगर आपसे जो भी होता है आपको तुरंत करना चाहिए था। जैसे कि हम 8 दिन एडमिट रहे, दिक्कत रही, काश उस दिन हॉस्पिटल वाले स्टेप ले लेते तो हम बच सकते थे, मेरा ऐसा मानना है, जो कि एक नजरअंदाज किया गया। इस ऐसी लापरवाहियां नजरअंदाज कोई भी डॉक्टर कृपा करके न करें आगे किसी के भी साथ। अंतिम सवाल हमारा ये है कि जब हमने डिप्टी सर्जन सीएमओ थे गौरव भारद्वाज जी उनसे भी पूछा जी, उन्होंने बताया कि जो भी डॉक्टर इसमें शामिल हो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई होगी। तो क्या अपने लेवल पर उन डॉक्टरों के विरुद्ध भी आप कार्रवाई करवाना चाहोगे? मैं जो सरकारी डॉक्टर बोर्ड थे, मैंने सीएम साहब के सामने भी विनती की थी कि उन्होंने बचाव के लिए इतना हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए था। मुझे धमकाने की क्या जरूरत थी? तो उनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई बने वो करने की मैं अपील करता हूं। ऐसा मैंने मांग की थी सीएम साहब से। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।